Good morning, class 10th, chapter number 6, Natural Disaster and Disaster Management, part 6, रेल एक्सीडेंट। अब रेल एक्सीडेंट क्यों होता है? क्योंकि जो रेलवे ट्रैक है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता है, या जो रेलवे इंजन चल रहा है और बोगी उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से रेल एक्सीडेंट होता है। कभी ट्रेन ऐसा होता है कि पटरी से उतर जाती है। क्यों? क्योंकि बस एक यही कारण है कि उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं। एक जगह से अगर पटरी जो है वो एक्सपेंड हो गई गर्मियों में, ठीक है, तो वो चौड़ी हो जाएगी, उस पर रेल का चक्का उतर जाएगा, या बहुत ज़्यादा कहीं से कट गई, ठीक है। अब वो बहुत सारे रीज़न है कट लगने के, कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है तो कट फट गई, या टेम्परेचर के कारण, ठीक है, या किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण, तो रेल एक्सीडेंट हो सकता है। ऑलवेज पे अटेंशन टुवर्ड्स द सिग्नल एंड स्विंग बैरियर व्हेन द गेट इज क्लोज्ड, बैरियर इज पुट, डू नॉट ट्राई टू क्रॉस द रेल लाइन फ्रॉम अंडर द बैरियर। अब ये तो मैंने रेलवे एक्सीडेंट बताया, ह्यूमन एरर्स के कारण, डिरेलमेंट मतलब पटरी से उतरना, रेलवे इंजन्स का प्रॉपर मेंटेनेंस न होना। कभी देखा होगा रोड क्रॉस करते हैं तो रास्ते से एक रेलवे पटरी निकलती है, तो फिर क्या होता है, एक बैरियर रहता है जो बंद होता है, तो सबको रुकना पड़ता है। उस तरफ भी कुछ लोग रुकते हैं, और अगर इस तरफ कुछ लोग हैं उन्हें भी रुकना पड़ता है। अब जब तक ट्रेन नहीं जाती तब तक वो बैरियर खुलता नहीं है। कुछ कुछ लोग ऐसा ट्राई करते हैं, एक्चुअली क्या है, वो बैरियर 10 मिनट पहले ही बंद हो जाता है। तो कुछ लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि बैरियर बंद हुआ तो नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं। अब नीचे से निकलने की कोशिश करते हैं कि वो टाइम बच जाए और हम जल्दी पहुंच जाएं, पर ये बहुत रिस्की होता है। हम ऐसा कर रहे हैं और मान लो ट्रेन आ जाए, तो फिर एक ये बहुत रिस्की होता है, नहीं करना चाहिए। ऐसा रिकमेंडेड है, नहीं करना चाहिए जब तक वो स्विंग बैरियर ऊपर ना हो, हटे ना। कहीं कहीं पे बैरियर नहीं लगे होते फिर भी पटरी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत कम ट्रेन्स जाती हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, बैरियर नहीं होता है और कोई पर्सन भी नहीं खड़ा होता है। यहाँ पे लिखा है ना अनमेंड लेवल। अनमेंड लेवल मतलब पटरी तो है, ट्रेन वहाँ से जाती ज़रूर है, पर वहाँ पे ना कोई पर्सन खड़ा है बैरियर अप डाउन करने के लिए, और ना ही बैरियर है। तो इस केस में क्या होता है, हमें वहाँ से भी जब निकलना चाहिए तो आसपास देख के चेक करके निकलना चाहिए, क्योंकि एक टाइम अगर हो सकता है हम निकलें, बैरियर नहीं है और ट्रेन आ जाए तो ये रिस्क रहता है। ट्रेन में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। कोई भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल जो जल्दी जल जाए वो यूज़ नहीं करना चाहिए। वाइल ट्रेवलिंग डू नॉट स्टैंड इन द एंट्रेंस गेट। जो एंट्रेंस गेट रहता है ट्रेन का, एंट्रेंस गेट जहाँ से पैसेंजर्स आते हैं, उस पर आपने देखा होगा बहुत लोग खड़े रहते हैं, तो उस पर, और ट्रेन चलती है तो कुछ लोग बैठे भी रहते हैं, तो उस पर नहीं खड़े रहो उसके सामने, और नहीं बैठो। कारण क्या है, जब ट्रेन चलती है और अगर हाथ वगैरह स्लिप हो गया हमारा तो गिरेंगे अगर हम बाहर, तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता है। तो वो सब नहीं करना चाहिए, मतलब डोर पर नहीं बैठना चाहिए, नहीं उसके पास खड़े होना चाहिए, इवन अंदर जाके प्रॉपर सीट्स में बैठना चाहिए, या अंदर जाके खड़े रहो अगर सीट नहीं है तो। इमरजेंसी विंडो को यूज़ करनी चाहिए। ट्रेन में एक इमरजेंसी विंडो होती है रेड कलर की, वो एक जाली रहती है, वो रेड कलर की रहती है, वो इमरजेंसी विंडो की, इनकेस अगर ट्रेन का दरवाज़ा वगैरह नहीं खुल रहा है तो उस इमरजेंसी विंडो के थ्रू बाहर जाया जा सकता है। अब रेल एक्सीडेंट हो गया, अब प्लेन एक्सीडेंट। ड्यूरिंग एयर ट्रैवल द सेफ्टी ऑफ पैसेंजर्स इज़ अफेक्टेड बाई मैनी फैक्टर्स। सबसे पहले फायर ब्रेक्स इन द एरोप्लेन में अगर आग लग जाए, ठीक है, तो ये एक रिस्क है। द एयर ट्रेवल बिकम्स रिस्की व्हेन फायर ब्रेक्स इन द एरोप्लेन इफ़ कंडीशंस एक्सेट्रा आर नॉट कॉन्गेनियल। कॉन्गेनियल मतलब क्या होता है, जब एरोप्लेन लैंड कर रहा है, ठीक है, या एरोप्लेन उड़ान भर रहा है, तो उस टाइम क्या होता है, कभी कभी कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती कि भाई एरोप्लेन उड़ान भर रहा है या लैंड हो रहा है। तो तब क्या होता है कि मान लो बारिश का मौसम है, ठीक है, बारिश का मौसम है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्लेन स्लिप कर सकता है, या उड़ते टाइम हो सकता है पायलट को प्लेन चलाने में दिक्कत हो। क्यों? क्योंकि बारिश पड़ रही है। तो ये सब सिचुएशंस है जब सिचुएशन रिस्की हो जाती है। टॉर्नेडो ऑकरिंग इन हिली रीजन्स, देखा होगा ऐसे भवंडर टाइप का आ जाता है, ठीक है, तो ऐसे भवंडर टाइप का अगर प्लेन के सामने आ गया तो फिर प्लेन कैसे प्रॉपर उड़ पाएगा। हाईजैकिंग एंड बॉम्ब अटैक, जैसे एक ज़मीन मूवी है उसमें प्लेन हाईजैक हो गया था, ठीक है, तो ऐसा करके प्लेन में ये सब रिस्क होते हैं प्लेन एक्सीडेंट्स में। आफ्टर बोर्डिंग अ प्लेन फॉलोइंग टिप्स शुड बी फॉलोड। जब प्लेन बोर्डिंग क्या होता है, जब भी आप प्लेन पे बैठते हो ना, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं पायलट के थ्रू, या जो एयर होस्टेस होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं, तो उसे प्रॉपर केयरफुली सुना जाए। वो क्या बोल रहे हैं उसके बिना सुने कोई एक्शन न करें। रीड द कार्ड रिगार्डिंग सेफ्टी मेजर्स केयरफुली। जब एरोप्लेन में एंटर करते हैं तो एक कार्ड, एक इंस्ट्रक्शन की लिस्ट लगी रहती है, उसे कृपया करके सावधानी से पढ़ लें।
फाइंड आउट इन एडवांस द नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट डोर। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लेन में आग वगैरह लग जाती है तो जो मेन डोर है वो नहीं खुलता है। मेन डोर नहीं खुलता है क्यों? क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँच नहीं पा रहा है। तो उसकी वजह से एक इमरजेंसी एग्जिट डोर पता होना चाहिए, या नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट डोर जो आपके पास है, आप उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ताकि अगर वो डोर ना खुले ड्यू टू एनीथिंग तो हम उस इमरजेंसी डोर के थ्रू बाहर जा सकें। जब भी बैठें तो सीट बेल्ट ज़रूर लगा के बैठें प्लेन में। When caught in an accident, keep calm, listen carefully to the instructions, the crew and act according to their instructions. It is responsibility of the crew member to help passengers alight come out of the plane safely. कभी भी क्या होता है, कोई जैसे एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, ठीक है, तो जो क्रू मेंबर, जो स्टाफ अटेंडेंट है, ठीक है, उसको प्रॉपर सुना जाए। इसका मतलब ये है कि वो जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसे प्रॉपर सुना जाए, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है सब लोगों को बाहर निकालना। हम उनके अगर प्लेन में बैठे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं वो सुने, बजाय कि अपनी इच्छा के अनुसार हम निकलने की बाहर कोशिश कर रहे हैं और पता पड़ा और मुसीबत में पड़ गए। तो क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो अच्छे से गाइड करते हैं, तो उसे सुना जाए। Try to open the emergency door yourself. Look from the window whether fire is there or not. If there is, do not open the door, otherwise flames can reach the cabin. अब इस तरह पे बोला गया है कि जब इमरजेंसी के टाइम आपको डोर खोल के बाहर देखना चाहिए कि फ़ायर है कि नहीं। अगर फायर नहीं है तो आप उसी रूट से निकल जाओ, ठीक है। अगर फायर है तो आप डोर को प्रॉपर क्लोज़ कर दो अच्छे से। कारण क्या है, वो फ्लेम अगर उसकी जो आँच है वो अगर प्लेन के अंदर पहुँच गई तो फिर हम डोर बंद करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वो अंदर तक आग आ जाएगी। तो इसलिए आप ओपन करके डोर देखो, ताकि अगर उसके आसपास आग नहीं है तो उस डोर के थ्रू बाहर निकल सके। प्लीज़ रिमेंबर स्मोक गैस। अब इसमें क्या होता है कि जैसे अगर प्लेन में आग वगैरह लगी है तो आप नीचे ज़मीन में लेट के क्रॉल करके मतलब रेंग के आप बाहर निकल जाओ। कारण क्या होता है, धुआं हल्का होता है, तो एकदम वो ज़मीन पे नहीं होता है, वो ऊपर होता है। तो अगर आप क्रॉल करोगे तो धुएँ का असर आपको नहीं होगा। थर्ड, एपिडेमिक डिज़ास्टर जैसे महामारी जो होती है उसके दौरान क्या क्या होता है। एपिडेमिक इज़ अ डिसीज़ और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम विच स्प्रेड्स अनएक्सपेक्टेडली ऑन अ लार्ज स्केल। अब जो एपिडेमिक, ये महामारी आती है जैसे कोविड, तो ये बता के तो आता नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली आता है, ठीक है। और जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती ना कब आएगा, पता थोड़ी नहीं रहता है। और जितनी डेथ नॉर्मल होती है उससे ज़्यादा डेथ एपिडेमिक के टाइम होती है। तो ऐसा समझ में आ जाता है कि हाँ एपिडेमिक आया है। या वैसे जितने बीमार लोग होते हैं उससे ज़्यादा एपिडेमिक में अगर मानो बीमार हो गए तो उससे ये समझ में आ जाता है कि हाँ एपिडेमिक हुआ है। इट मीन्स कोई ना कोई महामारी आई है, एवरेज से ज़्यादा। एंड द नंबर ऑफ केसेस ऑफ पर्टिकुलर डिसीज़ इंक्रीज्ड डिसप्रोपोर्शनेटली। जैसे अगर बोले हम लोग पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए डिसीज़ भी बढ़ रही है, पर पॉपुलेशन समझो 1 की जगह 1.2 हो गई और डिसीज़ जो है वो 1 की जगह 1.5 हो गई। इसका मतलब डिसप्रोपोर्शनेटली, ठीक है, डिसप्रोपोर्शन में बढ़ रही है। जितना लोग बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितने लोग बढ़ रहे हैं उससे ज़्यादा डिसीज़ बढ़ रही है। तो इस वजह से क्या समझ में आएगा कि एपिडेमिक है, एक महामारी है। डिसप्रोपोर्शनेटली है, ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेटली दैट इज़ कंसीडर्ड टू बी वार्निंग ऑफ एन एपिडेमिक। अब एपिडेमिक में होता क्या है, जैसे जर्म्स वगैरह, ठीक है। अब जर्म्स क्यों होते हैं, क्योंकि प्रॉपर साफ़ सफाई नहीं हुई, कहीं रुका हुआ पानी पड़ा है, प्रॉपर नालियाँ साफ़ नहीं है, कोई जैसे जानवर जैसे चूहे, ठीक है, ये लोग भी बहुत सारे डिसीज़ कैरी करते हैं। तो ये ज़्यादा ना हो, या ये हमारे कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी खाने की चीज़ें हैं उसमें ना आए, क्योंकि फिर वही फूड हम यूज़ करते हैं। तो इस वजह से एपिडेमिक फैलता है। जैसे अभी बर्ड फ्लू, ठीक है, ये भी एक एपिडेमिक है। कारण क्या है, अगर बर्ड्स वगैरह जो आसपास घूम रही हैं, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो हैंस को हो जाता है, और लोग अगर वही हैन कंज्यूम करेंगे तो पर्सन टू पर्सन भी ये फैलता है। जो मतलब एनिमल टू पर्सन भी फैलता है, एनिमल टू एनिमल भी फैलता है, ठीक है, और फिर पर्सन टू पर्सन भी फैलता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई का। फिर कॉसेस एंड इफेक्ट ऑफ द एपिडेमिक। कारण क्या है एपिडेमिक के और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। कॉसेस ऑफ द एपिडेमिक आर वर्म्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। मतलब इसके कॉसेस, कारण क्या है, ये सब जो बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी वजह से ही होता है। जैसे जो मच्छर रहता है वो अंडे जो देता है वो पानी में देता है, ठीक है। तो आप कोशिश करनी चाहिए कि कहीं भी ऐसा पानी खुला हुआ ना पड़ा रहे, या रुका हुआ कहीं पानी है तो उसे क्लीन कर दिया जाए। नहीं तो फिर क्या होगा, मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होंगे, कीड़े बहुत पैदा होंगे। नालियाँ वगैरह प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम साफ़ रहना चाहिए। एपिडेमिक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज एंड डेथ।
epidemics cause economic loss and disintegration of the society. The people most affected by epidemics are the ones suffering from malnutrition. अब देखो जैसे ही अगर एपिडेमिक कोई आता है तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। जैसे अभी कोविड के दौरान क्या बोल रहे थे कि आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ मत जाओ, आप किसी से हाथ मत मिलाओ, ज़्यादा किसी से मिलो मत, ठीक है। तो एक जो सोसाइटी साथ रहती है उसको अलग होना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो बीमारी फैल रही है। ये किनको होता है? उनको होता है जिनका हेल्थ तक मेडिकल तक प्रॉपर एक्सेस नहीं होता है, जैसे पुअर पीपल्स। मेल न्यूट्रिशन ये जो मेल न्यूट्रिशन लिखा है, मेल न्यूट्रिशन मतलब वो लोग जो कुपोषित हैं, प्रॉपर खाना वगैरह जो 2 टाइम का खाना चाहिए वो भी इन्हें अगर नहीं मिल रहा है तो वो लोग मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पतले हो जाते हैं, ठीक है, हड्डियाँ दिखती हैं उनकी, कमज़ोर हो जाते हैं, पोलियो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गए हैं, क्योंकि प्रॉपर प्रोटीन्स विटामिन्स नहीं मिले इसलिए। तो ये उनको होता है जो एकदम पुअर होते हैं या जिनका हेल्थ तक, जैसे हेल्थ ट्रीटमेंट तक प्रॉपर एक्सेस नहीं रहता है उनको। पॉसिबल मेजर्स, क्या क्या मेजर्स हैं? एपिडेमिक, पहले कॉज समझाया क्यों होता है, इफ़ेक्ट क्या होता है, अब मेजर्स कैसे बचा जा सकता है। इट इज़ नेसेसरी टू एक्सटेंड हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्रॉम स्टेट टू विलेज लेवल। जैसे देखो शहरों में हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, ठीक है, अब उसको विलेज लेवल तक पहुंचाना, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लोग जिनके हेल्थ तक प्रॉपर एक्सेस नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ तक, ठीक है, अब गांव वाले रहते हैं तो प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं रहता तो वो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं हॉस्पिटल के चार्जेस ज़्यादा होते हैं तो वो लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ सफ़र करते हैं या उनका 1 हफ्ते 2 हफ्ते का काम डिस्टर्ब हो जाता है। सेकेंड, तो विलेज तक भी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए। जब भी ऐसा लगे कि एपिडेमिक आने वाला है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, इमरजेंसी प्लान बना लेना चाहिए। जितने भी जैसे भी क्या हुआ था, पता है कोविड आने वाला है तो डॉक्टर्स प्रिपेयर्ड थे, नर्सेस, उसका स्टाफ अटेंडेंट प्रिपेयर्ड था, लेबोरेटरीज प्रिपेयर्ड थी, कुछ बिल्डिंग्स को हॉस्पिटल बना दिया गया था। इसलिए बना दिया गया था कि हॉस्पिटल्स वगैरह में जगह कम थी तो वहाँ पे बेड वगैरह रख दिए गए थे। On the basis of available medicines, laboratories, doctors and supporting staff, a list of available personnel मतलब कार्यकर्ता, ठीक है, कर्मचारी, उनकी लिस्ट होनी चाहिए, मेडिसिन प्रॉपर होनी चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर डॉक्टर्स, सपोर्टिंग स्टाफ, सो दैट दे कैन बी डिप्लॉयड व्हेन एंड वेयर नेसेसरी। तो क्या होगा, जब जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पे उनको भेज दिया जाएगा। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, उस काम से रिलेटेड। इन केस कोई जैसे एपिडेमिक वगैरह आता है तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग कि उस टाइम कैसे काम किया जाएगा, ठीक है। जैसे नर्सेस वगैरह तो काम करती हैं हॉस्पिटल में, पर इन केस एपिडेमिक आ गया तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसी किट पहननी है, जो पेशेंट है उसको टाइम पर कब कब दवाई देनी है, साथ ही साथ खुद को भी प्रिजर्व रखना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो डिसीज़ फिर नर्स को फैल जाएगा, नर्स से डॉक्टर, तो फिर डॉक्टर ही पीड़ित हो जाएंगे उससे। तो ये सब प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कि एट द टाइम ऑफ एपिडेमिक हम कैसे परफॉर्म करेंगे। वैक्सीनेशंस प्रॉपर होने चाहिए। द कैरियर्स ऑफ डिसीज़ शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय इम्प्रूविंग सैनिटेशन। कैरियर्स मतलब वो जो डिसीज़ कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मक्खी क्या करती है, कचरे पे बैठती है, फिर स्वीट्स पे आके बैठती है, तो वो कचरे से गंदे जर्म्स उठे, उसके पैरों में चिपके और स्वीट्स पे आ गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कैरियर ऑफ डिसीज़। तो जितने भी कैरियर ऑफ डिसीज़ है, मक्खी, मच्छर, कीड़े, तो प्रॉपर सैनिटेशन से, ठीक है, सैनिटाइज़र से वो जगह साफ़ करनी चाहिए जहाँ पे क्या हो, ये सब गंदगी बैठती है, ये छोटे छोटे जर्म्स, जिसकी वजह से वो वहाँ बैठेंगे नहीं बैठेंगे तो वहाँ गंदगी नहीं फैलेगी। स्प्रे ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, इंप्रूवमेंट इन वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, कहीं भी कचरा जो फेंक दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें इंप्रूवमेंट। कीपिंग द सोर्सेज ऑफ वाटर सप्लाई पॉल्यूशन फ्री, जो सोर्सेज ऑफ वाटर जहाँ से पानी आ रहा है वो पॉल्यूशन फ्री होने चाहिए। थैंक यू, दिस लेक्चर इज़ ओवर। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।